Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today I am here with another topic, Corynebacterium. सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. Corynebacterium रॉड शेप्ड होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं. इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो पैथोजन हैं. किस किस के लिए? डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्लांट्स. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो ह्यूमंस के लिए पैथोजन है वो है Corynebacterium diphtheriae, जो कि डिप्थीरिया कॉज करती है ह्यूमंस में. कॉर्निबैक्टीरियम जो होता है वो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होते हैं स्किन के, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में. इसकी 4 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं: कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्निबैक्टीरियम ज़ेरोसिस, कॉर्निबैक्टीरियम सूडोडिप्थेरिटिकम, कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस. अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में, जो कि ह्यूमंस में डिप्थीरिया कॉज करता है. They possess irregular swellings at one end that given them club-shaped appearance. Club-shaped appearance किस तरह होती है? Club-shaped appearance कुछ इस तरह की होती है. एक एंड पे हमारे पास जो है वो थोड़ा सा स्वेल एरिया है, इसको हम कह रहे हैं club-shaped appearance दिखता है एक एंड उसका. ये जो होता है हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोरिंग होते हैं और नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं. इनमें एक स्पेशल फीचर होता है, वो ये होता है कि इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं, और इनको हम बेब्स एंडस्ट बॉडीज़ भी कहते हैं. कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है वो पैलिसेड अरेंजमेंट शो करवाता है. यहाँ पर हम उसको चाइनीज़ लेटर लाइक अरेंजमेंट भी कहते हैं. ये कुछ इस तरह की दिखती है हमारे पास वाई, एल और वी शेप्स में. मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, आप देखें और इसमें आपको समझ आएगा कि वाई, एल, वी शेप हो रहा है. तो इसको हम कहते हैं चाइनीज़ लेटर लाइक अरेंजमेंट. इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है. तो इसके पीछे, अच्छा, ये वाई इन है. वाई इन कॉर्निबैक्टीरियम पैलिसेड अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड. कॉर्निबैक्टीरियम में पैलिसेड अरेंजमेंट किस वजह से शो होती है? वो इस वजह से क्योंकि उनमें इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है डॉटर सेल्स की ड्यूरिंग डिवीजन. सेल डिवीजन के दौरान उनकी जो सेल्स होते हैं उनकी इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है, जिसको हम कहते हैं स्नैपिंग फिजन, स्नैपिंग डिवीजन भी कहते हैं. दैट्स वाई दे फॉर्म वाई वी एल शेप्स. अब हम इसकी कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ऑन ब्लड आकार कॉलोनीज आर स्मॉल, ग्रैन्युलर एंड ग्रे. ब्लड आकार पे कॉलोनीज होती हैं वो छोटी छोटी सी होती हैं, ग्रैन्युलर होती हैं और ग्रे कलर की होती हैं. पोटेशियम टेलुराइट आकार पे कॉलोनीज होती हैं ब्राउन टू ब्लैक, यानी कि ब्लैकिश की तरफ थोड़ा सा हो रही होती हैं ड्यू टू, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो रिडक्शन करी होती हैं टेलुराइट की टू टेल्यूरियम, जिसकी वजह से इसकी जो कॉलोनीज़ होती हैं वो हमें ब्राउन टू ब्लैक नज़र आती हैं. द कॉलोनीज़ में भी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 कॉलोनियल टाइप्स. इसकी कॉलोनीज़ की 3 टाइप्स होती हैं: ग्रेविस, माइटस एंड इंटरमीडियस. अगर हम इसके वायलेंस फैक्टर की बात करें तो डिप्थीरिया टॉक्सिन जो होता है वो हीट लेबाइल पॉलीपेप्टाइड होता है, जिसका माइक्रोवेट है हमारे पास 62,000, जो कि लीथल होता है इन अ डोज ऑफ 0.1 माइक्रोग्राम. इसकी सेल वॉल में जो है वो न्यूरोमाइनिडेज होता है, एराबिनोज होता है, ग्लैक्टोज, मैनोज, कॉरिनीमाइकोलिक एसिड, कॉरिनीमाइकोलिमिक एसिड होता है. इसका जो एक्सोटॉक्सिन होता है, डिप्थीरिया टॉक्सिन मॉलिक्यूल कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फ्रेगमेंट्स. 2 फ्रेगमेंट्स में इसका जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो डिवाइडेड है, फ्रेगमेंट ए एंड फ्रेगमेंट बी. फ्रेगमेंट बी किस तरह से होता है कि ये हमारे पास फ्रेगमेंट ए है और ये इसका फ्रेगमेंट बी, और ये फ्रेगमेंट बी. फ्रेगमेंट में 2 होते हैं, फ्रेगमेंट बी 2 होता है हमारे पास. तो ये इस तरह से होता है. फ्रेगमेंट बी हैज़ नो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. उसकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेगमेंट ए को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. जब एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए फ्रेगमेंट ए एंड फ्रेगमेंट बी सेल के अंदर चले जाते हैं तो फ्रेगमेंट ए जो है वो बाइंड कर जाता है एलोंगेशन फैक्टर 2 से, जो कि इनहिबिट करवाता है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल विच रिजल्ट्स इन द सेल डेथ, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है. एलोंगेशन फैक्टर मैं बता देती हूँ, ये हमारे पास एलोंगेशन फैक्टर है इस तरह से EF2, जो कि हमारे पास ट्रांसमाइनेशन करवाता है और ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. एलोंगेशन फैक्टर 2 है. जब फ्रेगमेंट ए जो है हमारे पास, ये फ्रेगमेंट ए है, ये जाके इसके साथ बाइंड कर जाता है इस तरह से, यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसमाइनेशन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और हमारे पास सेल डेथ हो जाती है.
अच्छा, अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस को बिल्कुल हमने एक स्टोरी की तरह पढ़ना है ताकि हमारे दिमाग में बिल्कुल ही एक परफेक्ट इमेज बन जाए। डिप्थीरिया जैसे ही हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होता है, वहाँ से वो इन्फेक्शन स्टार्ट करता है। इन्फेक्शन बिगिनस बाय द अधेरेंस ऑफ बैक्टीरिया एट द इन्फेक्टिव साइट। इन्फेक्टिव साइट कौन सी होती है? टॉन्सिल्स, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। वहाँ पे जाके बैक्टीरिया अधेर हो जाता है, डिप्थीरिया जो है हमारे पास। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर होगा और कहाँ पे जाके अधेर हो जाएगा? टॉन्सिल्स, फेरिंग्स और यहाँ पे लैरिंग्स में। मल्टीप्लाई करेगा एपिथेलियल सेल्स में और सिक्रीट करेगा अपना एक्सोटॉक्सिन। टॉक्सिन एब्जॉर्ब इनटू द रिस्पॉन्सिबल सेल। अब मैंने आपको बता दिया कि टॉक्सिन किस तरह से अंदर जाएगा सेल के अंदर और उसकी रिस्ट्रिक्शन कर देगा। ऑब्वियसली जब वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करवा देगा तो क्या हो जाती है? सेल डेथ हो जाएगी और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा एंड सुपरफिशियल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही डेथ ऑफ सेल्स होगी, death of cells occurs, these dead cells, fibrin, leukocytes and bacteria forms a grayish membrane called pseudomembrane. अब जो डेड सेल्स थे हमारे पास, फिब्रिन था, ल्यूकोसाइट्स थे। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और बैक्टीरिया जो था वो एक ग्रेइश मेम्ब्रेन फॉर्म कर देते हैं जिसको हम कहते हैं सूडोमेम्ब्रेन, जो कि हमारे टॉन्सल्स में या फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है और वो बिल्कुल ही ग्रेइश वाइट सी मेम्ब्रेन दिख रही होती है हमें। एनी अटैम्प्ट टू रिमूव सूडोमेम्ब्रेन, जैसे ही हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा भी, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें से और टीयर कर देती है वो कैपिलरी को। द रीजनल lymph nodes in the neck enlarge and there may be mild edema on the entire neck. पूरी नेक जो होती है वो स्वेल हो जाती है। When the diphtheritic inflammation begins in the respiratory tract, sore throat होता है, फीवर जो है उसके सिम्टम्स हमारे पास शो होते हैं। Dyspnea soon follow because of the obstruction caused by the membrane. जो सूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हुई होती है उसकी वजह से क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, सफोकेशन फील होने लगती है। ग्रोथ ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ग्रोथ जो होती है कॉर्निबैक्टीरियम की वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होती है ओरल कैविटी तक, यानी कि टॉन्सिल्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स तक। लेकिन उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो स्प्रेड होता रहता है पूरे सिस्टम में। अब हम इसका ट्रांसमिशन देख लेते हैं। नासोफेरेंजियल सिक्रीशंस, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आर कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन। अब बेसिकली होता यह है कि अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है या जो पेशेंट है उसकी खांसी के ज़रिए कुछ ड्रॉपलेट्स जो प्रोड्यूस होंगे इन द एयर, वो ही इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। वही अगर किसी ने इनहेल कर लिए तो डिप्थीरिया जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अब अगर हम इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की बात करें तो ट्रीटमेंट कभी भी डिले नहीं करना चाहिए लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स के लिए। हमें अगर क्लिनिकल पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, सूडोमेम्ब्रेन हमें दिख रही है और स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव है ऑफ डिप्थीरिया की, तो हमें फ़ौरन ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है? 2 स्वैब्स लिए जाते हैं फ्रॉम नोज, थ्रोट या फिर किसी और सस्पेक्टेड लीजन से। और 2 स्वैब्स क्यों लेते हैं हम? एक हम ग्राम स्टेनिंग करने के लिए लेते हैं और दूसरा कल्चर करने के लिए। इसके अगर कल्चर की बात करें तो नॉन सेलेक्टिव मीडिया इसका ब्लड एगार है, सेलेक्टिव मीडिया जो है वो पोटेशियम टेलुराइड एगार है। इसके लिए जो एनरिच्ड मीडिया है वो लोएफ्लर है। इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन दी जा सकती है और कुछ एंटीटॉक्सिन्स भी होते हैं जो दिए जा सकते हैं। और इसके लिए जो है वो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी टेस्ट होता है जिसको हम शिक टेस्ट कहते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।